Hello everyone, welcome back to Need Learning channel and today we will discuss about photosynthesis in higher plant. This is a 13 chapter of NCERT. तो हमने पिछली वीडियो में काफी सारी चीजें डिस्कस करी थी जिसमें कि हमने C3 साइकिल दैट मींस कैल्विन साइकिल को फिनिश कर लिया था। ठीक है, साइकिल या फिर उसे CO2 फॉर्मेशन साइकिल भी बोलते हैं या फिर उसे कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हमने फिनिश कर लिया था। ठीक है, और उसके बाद हमने C4 साइकिल के बारे में पढ़ा था जिसमें कि हमने क्रैन्स एनाटॉमी के बारे में पढ़ा था। क्रैन्स एनाटॉमी का अगर एग्जांपल की बात करें तो वो एसएमएस से मैंने एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू लर्न किया था जिसमें कि एसएमएस का मतलब क्या होता है, सुगर केन, एनिमेज एंड सॉर्गम। ठीक है, तो एसएमएस के फॉर्म में हमने शॉर्ट ट्रिक से उसको लर्न किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमने C4 प्लांट की जो पूरी साइकिल होती है जो कि दो आपके सेल में कंप्लीट होती है। पहला क्या था, बंडल सीड सेल, और दूसरा क्या था, मेसोफिल सेल। ठीक है, तो स्टार्टिंग आपकी कहाँ से होती है, मेसोफिल सेल से, एंड फिनिश कहाँ पर होता है, बंडल सीड सेल में। और इस तरीके से क्या है, जो साइकिल है वो रिपीट होती रहती है जिसमें कि मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और मैलिक एसिड अगेन आपका बंडल सीड सेल से होकर फिर से CO2 का फॉर्मेशन करता है, और नहीं करता CO2 का फॉर्मेशन तो फिर वो 6 फॉस्फेट पाइरुवेट डाइकाइनेज का फॉर्मेशन करता है और अगेन ट्रांसपोर्ट होकर फिर से मेसोफिल सेल में चला जाता है। ठीक है, तो उसी में हमें कुछ पॉइंट और डिस्कस करने थे तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। PEP present inside the mesophyll cell and the enzyme which is responsible for the fixation is the PEP carboxylase or peptidase। तो जैसे ही आपका PEP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, अब हम इस पूरी साइकिल के बारे में मैंने समझाना था तो वो मैंने कल ही हमारे पिछले वीडियो में समझा दिया था। ओके, तो अब इसको थोड़ा पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। तो जिसमें बोला गया है कि फॉस्फोइनोल जो पाइरुवेट प्रेजेंट होता है, क्योंकि आपका जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है वही आपका एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से फॉर्मेशन उसका हुआ है। ठीक है, तो वो आपका फॉर्मेशन किसमें होता है, मेसोफिल सेल में, जो कि पेप्केज एंजाइम के थ्रू वो किसमें कन्वर्ट होता है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, फिर देखिए मेसोफिल सेल्स लेक रुबिस्को एंजाइम। तो अगर मेसोफिल सेल की बात करें तो उसमें रुबिस्को एंजाइम जो होता है कम होता है। ठीक है, रुबिस्को एंजाइम जो होता है वो बहुत ही कम प्रेजेंट होता है मेसोफिल सेल में। फिर देखिए ओ OAA, oxaloacetic acid formed inside mesophyll cell which convert into malic acid or aspartic acid in the mesophyll cell itself। तो अगर हम बात करें oxaloacetic acid की, जो जिसका फॉर्मेशन आपका मेसोफिल सेल के अंदर ही होता है। ठीक है, जो कि वो जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, मैलिक एसिड में। ठीक है, ओके, फिर और अगर हम बात करें मैलिक एसिड की तो मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद एस्पार्टिक एसिड का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्टेड टू द बंडल शीथ सेल। जो मैलिक एसिड होता है उसका ट्रांसपोर्ट किस में होता है, बंडल शीथ सेल में होता है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इनसाइड द बंडल शीथ सेल these C4 acid are broken down to release carbon dioxide and 3 carbon molecules। तो वो जो मैलिक एसिड होता है, मैलिक एसिड आपका बंडल शीथ सेल में जब ट्रांसपोर्ट हो जाता है तो मैलिक एसिड से ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स जो है वो रिलीज होते हैं। ठीक है, फिर देखिए 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स इज ट्रांसपोर्टेड back to mesophyll cell where it is converted to PEP again, thus completing the cycle। अगर थ्री कार्बन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, अगर हो जाता है तो वो C3 साइकिल स्टार्ट हो जाती है, बट अगर नहीं होता है तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाए, 6 फॉस्फेट पाइरुवेट डाइकाइनेज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ओके, और उसके बाद फिर से आपका PEP का अगेन फॉर्मेशन होता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का फॉर्मेशन होता है और ये फिर से प्रोसेस आपकी मेसोफिल सेल में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। इस तरीके से साइकिल जो है चलती रहती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, CO2 release in a bundle seed cell enter the C3 or the Calvin cycle pathway, a common pathway to all of plants। तो जैसा कि मैंने बताया कि CO2 जब रिलीज हो जाता है, अगर CO2 रिलीज हुआ मैलिक एसिड से तो आपका C3 पाथवे जो है स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, C3 साइकिल या फिर कैल्विन साइकिल या फिर कैल्विन पाथवे जो है वो स्टार्ट हो जाता है और जो कि C3 प्लांट्स में होने लगता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, बंडल सेल आर रिच इन एंजाइम रुबिस्को बट लीक ऑफ पेप्टीज। तो अगर बात करें मेसोफिल सेल में, तो मेसोफिल सेल में पेप्केज एंजाइम जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है और रुबिस्को कम होता है। बट अगर बात करें बंडल सेल की तो वहां पर रुबिस्को का जो परसेंटेज होता है वो हाई होता है एज कम्पेयर टू
पेप्केज एंजाइम, ठीक है। पेप्केज एंजाइम जो होता है वो बंडल स्लिट सेल में कम होता है और रोबिस्को एंजाइम जो होता है वो ज्यादा अमाउंट में मिलता है, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ। फिर देखते हैं, तो इस तरीके से पूरी साइकिल हमारी फिनिश हो जाती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कैरेक्टर ऑफ C4 प्लांट की, कि C4 प्लांट्स के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। It can tolerate high light and temperature because enzyme PEP carboxylase and dikinase are active at a high temperature। तो अगर बात करें ये जो C4 प्लांट जो मतलब साइकिल है, C4 साइकिल, उसमें जो पेप्केज एंजाइम प्रेजेंट होता है और डाइकाइनेज एंजाइम जो प्रेजेंट होता है वो हाई टेम्परेचर में ही एक्टिव होता है, ठीक है। तो इसलिए इनको हाई लाइट की भी रिक्वायरमेंट होती है एंड हाई टेम्परेचर की भी रिक्वायरमेंट होती है, तभी आपकी ये साइकिल स्टार्ट हो पाएगी, ठीक है। फिर देखिए, कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इवन व्हेन स्टोमेटा क्लोज बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम प्रेजेंट इन अ बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाने के कारण आपका जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, तो स्टोमेटा जो होते हैं क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। इसके कारण फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होता है वो परफॉर्म नहीं कर पाती, मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है वो नहीं हो पाती, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आती है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, दे कैन टॉलरेट मोर सॉलिडिटी बिकॉज अबंडेंट ऑर्गेनिक एसिड आर प्रेजेंट इन दीज प्लांट। तो अगर मतलब इनके लिए क्या है, C4 प्लांट के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि मोर सॉलिडिटी होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए, मोर सॉलिडिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट होते हैं वो आपके प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। किसमें प्रेजेंट होते हैं, प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनको मतलब इनको ये प्रोसेस साइकिल कंप्लीट करने में उनको मोर सॉलिडिटी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन C4 प्लांट एंड C3 प्लांट, ठीक है। C3 एंड C4 प्लांट के बारे में इसके बीच में डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे C3 प्लांट के बारे में। फोटोसिंथेसिस करेंगे मेसोफिल टिश्यू, तो जो C3 प्लांट होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेसोफिल टिश्यू में ही कंप्लीट होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम C4 प्लांट की बात करें तो वो दो सेल में कंप्लीट होता है, पहला मेसोफिल सेल, दूसरा बंडल स्लिट सेल में, ठीक है। तभी आपका C4 साइकिल कंप्लीट हो पाएगी। तो ये दोनों डिफरेंस जो भी है वो आपको अच्छे से लर्न करना है। सेकंड पॉइंट देखिए, C3 प्लांट में द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज अ रोबिस्को। तो C3 प्लांट में क्या है, कार्बन एक्सेप्टर जो है वो क्या है, रोबिस्को है। जबकि C4 प्लांट में बात करें तो द CO2 एक्सेप्टर इज अ PEP फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज जो होता है वो इसमें CO2 एक्सेप्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्रैन्स एनाटॉमी की। तो क्रैन्स एनाटॉमी जो है वो हमें किन में मिल रहा था, C4 प्लांट में। तो इसलिए हम ये भी मेरा मानना नेक्स्ट पॉइंट बन गया कि क्रैन्स एनाटॉमी जो होता है वो C3 प्लांट में नहीं होता, ठीक है। ओके, फिर देखिए C4 प्लांट में तो वो उसमें क्रैन्स एनाटॉमी प्रेजेंट होता है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, the first stable compound formed in a 3C compound called as a 3-phosphoglyceric acid, that means PGA, ठीक है। इसमें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा होता है, मतलब जो कार्बन 3 साइकिल है, ओके। C3 प्लांट जो होते हैं, C3 की साइकिल जो होती है उसमें क्या होता है, फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या होता है, PGA होता है, ठीक है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, ठीक है। इसमें देखते हैं द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज द 4 कार्बन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसमें फर्स्ट स्टेबल कौन सा होता है, ऑक्सैलो एसिटिक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर देखिए द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो C3 साइकिल है वो आपकी जो वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। जो कि क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ठीक है। C4 में देख लेते हैं तो द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 35 to 44 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें क्या है, जो C4 प्लांट होते हैं, अभी मैंने बताया जो हमने कैरेक्टर्स पढ़ाए C4 प्लांट के, तो वो क्या है, हाई टेम्परेचर पे मतलब अपना साइकिल कंप्लीट करते हैं, ठीक है। हाई लाइट पे कंप्लीट करते हैं, हाई टेम्परेचर पे वो जो आपके एंजाइम प्रेजेंट थे पेप्केज एंड डाइकाइनेज वो एक्टिव होते हैं आपके हाई टेम्परेचर में। तो इसलिए इनका टेम्परेचर कितना होता है, आपका ऑप्टिमम जो टेम्परेचर होता है C4 प्लांट का वो 35 to 44 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फोटोरेस्पिरेटरी लॉस इज हाई। फोटोरेस्पिरेटरी की बात करें तो वो बहुत जल्दी से लॉस होने लगती है, ठीक है। इसमें बात करें C4 प्लांट में तो फोटोरेस्पिरेशन डज नॉट टेक प्लेस। जो फोटोरेस्पिरेशन है वो C4 प्लांट में
रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे फोटो रेस्पिरेशन की। फोटो रेस्पिरेशन इज अ न्यू टॉपिक, ओके, which initiated in a chloroplast in the presence of light only is called as a photorespiration। तो अगर हम इसकी बात करें, जो फोटो रेस्पिरेशन है ये लाइट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। लाइट के प्रेजेंस में सिर्फ और सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में होता है। किसके अंदर में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो उसको क्या बोलते हैं? फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट अकर्स व्हेन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज मोर देन कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ अ हाई लाइट इंटेंसिटी एंड हाई टेम्परेचर। तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन की बात करें तो इसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, एंड हाई लाइट की, हाई टेम्परेचर की, ओके। तो ये सारी जो है हाई लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए इसके लिए, तभी जब ये सारी फैक्टर्स जो है वो और उन्हें मिलेंगे तभी जो आपका फोटो रेस्पिरेशन है वो हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फोटो रेस्पिरेशन अकर्स इन अ क्लोरोप्लास्ट, पैराऑक्सिम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, तो मेन जो ऑर्गेनेल्स है जिसमें आपका फोटो रेस्पिरेशन होता है, तो पहला क्या है? क्लोरोप्लास्ट, दूसरा पैराऑक्सिम एंड तीसरा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसी में आपका फोटो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। एक रिएक्शन की जिसमें आपका आरयूबीपी का फॉर्मेशन होता है C3 साइकिल में, ठीक है। आरयूबीपी जो होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ रुबिस्को एंजाइम, तो आपका किसका फॉर्मेशन करता है? 2 into 3 PgL का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। कितने? 6 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। क्यों? क्योंकि 2 into 3 is equal to 6, ठीक है, ओके। तो 6 PgA का फॉर्मेशन करता है। आपको रिएक्शन अच्छे से लर्न करनी है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रुबिस्को दैट इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट इट्स एक्टिव साइट कैन बाइंड टू बोथ CO2 एंड O2। तो रुबिस्को एंजाइम जो होता है वो क्या है? पूरे वर्ल्ड में एक मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है, ठीक है। रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, ठीक है। मैंने आपको जब बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा रही थी तो उसमें ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिया था, ठीक है, मेंशन कर रखा था कि रुबिस्को क्या एक मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है किसका? वर्ल्ड का, ठीक है। जो कि CO2 एंड O2 के साथ जो कि एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, ठीक है। फिर देखिए, रुबिस्को हैज अ मच ग्रेटर अफिनिटी फॉर CO2 देन O2। तो अगर बात करें रुबिस्को की, तो रुबिस्को में जो अफिनिटी प्रेजेंट होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के कंपेयर में ज्यादा होती है, ठीक है। फिर देखिए, इन अ C3 प्लांट सम ऑक्सीजन डज बाइंड टू रुबिस्को, हेंस कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज डिक्रीजेस। C3 प्लांट में जब C3 प्लांट में ऑक्सीजन के साथ रुबिस्को जब बाइंड हो जाता है जाके, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होता है वो कम हो जाता है जब ऑक्सीजन के साथ रुबिस्को बाइंड होता है, ठीक है। फिर देखिए, इन अ C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर and this is a mechanism that increase the concentration of carbon dioxide at the enzyme site। तो अगर बात करें, जैसे हमने बात करी थी जब हम C4 प्लांट एंड C3 प्लांट के डिफरेंस के बारे में बता रहे थे अभी, तो उसमें क्या था? फोटो रेस्पिरेशन जो था वो एब्सेंट था C4 प्लांट में, ठीक है, ओके। इसमें क्या होता है कि अगर जो कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज हो जाता है, तो जब इंक्रीज हो जाएगा तो वो इजिली एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाएगा जाकर, ठीक है, ओके। तो ये बाइंड क्यों हो पा रहा है? क्योंकि इसमें फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होती, ठीक है। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस नहीं होती है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो मतलब कंसंट्रेशन होता है वो इंक्रीज होता है, जिसके कारण वो एक्टिव साइट पे इजिली बाइंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दिस टेक प्लेस when the C4 acid from the mesophyll is broken down in the bundle stage to release carbon dioxide. This result in increase intracellular concentration of carbon dioxide। जैसे ही C4 प्लांट में आपका C4 प्लांट में जैसे ही वो बंडल सेल में आपका मैलिक एसिड आता है, तो वो क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के कारण जो कंसंट्रेशन होता है CO2 का, ठीक है, CO2 का कंसंट्रेशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ओके। क्योंकि जितना ही आपका CO2 का फॉर्मेशन होगा उतना ही उसका कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है?
फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस में कुछ फैक्टर्स होते हैं कि अगर मतलब फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो फिर उनमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि इफेक्टेड होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। The rate of a photosynthesis is a very important in determine the yield of plant including crop plant. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉप फील्ड के लिए, ठीक है। ओके, क्रॉप प्लांट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखिए फोटोसिंथेसिस अफेक्टेड बाय सेवरल इंटरनल्स एंड एक्सटर्नल। तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है वो मतलब वो अफेक्टेड होती है इंटरनली, प्लांट्स के इंटरनली पार्ट्स को भी और एक्सटर्नल पार्ट्स को भी इफेक्टेड करती है, ठीक है। फिर देखिए प्लांट फैक्टर्स इंक्लूड द नंबर, साइज, एज and orientation of leaves, mesophyll cells and chloroplast internals, carbon dioxide concentration, chlorophyll। एटमॉस्फेयर के जो इफेक्टिव फैक्टर्स है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, तो वो इन पे इफेक्ट करते हैं प्लांट्स के पार्ट्स पे, जैसे कि नंबर्स हो गया, साइज हो गया, प्लांट्स की जो एज होगी, फिर उसके बाद ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स होगी, उन पे इफेक्टेड करते हैं। एंड जो प्लांट्स में मेसोफिल सेल प्रेजेंट होती है एंड क्लोरोप्लास्ट और जो इंटरनली पार्ट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हो गया और उसके बाद क्लोरोफिल हो गया, ये क्या इंटरनल पार्ट है, ठीक है। प्लांट्स की क्या इंटरनल पार्ट है, इन पे इफेक्टेड होते हैं, ठीक है। ओके, और उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में देख लेते हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में जब देखते हैं तो अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट एंड टेम्परेचर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन वाटर, ठीक है, इनका भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो इफेक्ट होता है फोटोसिंथेसिस फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, तो वो इंटरनली भी इफेक्ट करता है और एक्सटर्नली भी इफेक्ट करता है, ठीक है। प्लांट्स की बॉडी को इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों टाइप से इफेक्टेड करता है। इंटरनली मैंने बता दिया कि साइज शेप में भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, और लीव्स में प्रॉब्लम आएगी, मेसोफिल्स जो इंटरनली पार्ट प्रेजेंट होते हैं उनमें प्रॉब्लम आएगी। अब एक्सटर्नली फैक्टर्स के बारे में देख लिया कि अगर टेम्परेचर होगा उनके अकॉर्डिंग तो ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जान होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसके अकॉर्डिंग तो होगी, वाटर होगा उसके अकॉर्डिंग, तब आपको फोटोसिंथेसिस इजिली हो पाएगा। और सनलाइट होगी, सनलाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि सनलाइट के थ्रू आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इसके बारे में देखेंगे कि लिमिटिंग फैक्टर के कौन कौन सा जो फैक्टर्स है वो अलाउ करते हैं आपका फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को डन होने में, ठीक है। फैक्टर है, इसे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।